नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 6 दिसंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यानी यहाँ पर सीधे सीधे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को पूछा गया है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अब यहाँ पर दे दिया ना केवल निर्वाचित सदस्य, यहीं से ये कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के यानी अपर हाउस और लोअर हाउस के सभी सदस्य का मतलब क्या हो गया, यानी इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों आते हैं। यानी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत जिसमें 12 सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र के लोगों को चुनते हैं। तो इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के संबंध में अगर बात की जाए तो लोकसभा, राज्यसभा एवं देश की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो यह कथन असत्य हो जाता है। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या बर्खास्तगी या अन्य कारणों से रिक्त हुए पद को भरने के लिए चुनाव घटना की तारीख से जितनी जल्दी हो सके आयोजित किया जाएगा और किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक की देरी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर यह भी कथन असत्य हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यह पॉइंट तो ठीक दे रहा है कि जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र रिक्त पद को भरा जाता है। इसके लिए जो 6 महीने शब्द दे दिया कि 6 महीने से अधिक देरी, यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही वो पद त्याग करता है या मृत्यु हो जाती है या बर्खास्तगी होती है, तो उससे तुरंत यथाशीघ्र ही इनके पद को भरा जाता है। तो अब आइए इससे संबंधित पीआईबी में खबर आई हुई है। उपराष्ट्रपति ने आम आदमी को सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए प्रशासनिक सेवाओं में नैतिक पुनरुत्थान की अपील की है। तो यह जो है, उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा की, जैसे भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता प्रदर्शित करें, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का सख्ती से क्रियान्वयन करें। फिर उन्होंने कहा कि ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान करें, उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर रहे युवा अधिकारियों को सराहें, मीडिया को सलाह दिया। उपराष्ट्रपति ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मूल्य आधारित प्रशिक्षण देने की अपील की। नैतिक भारत की दिशा में व्यापक आधार वाले सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है, ऐसा हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने कहा। और उन्होंने श्री प्रभात कुमार की लोक सेवा नैतिकता पर पुस्तक का विमोचन भी किया। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाता है। और उपराष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कोई कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने के पश्चात ही, जैसे ही रिक्त होगा, यथाशीघ्र किया जाएगा। और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मीठी नदी, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह मुंबई शहर से होकर प्रवाहित होने वाली एक नदी है, एकदम सत्य है यह कथन। दूसरा है, यह तुलसी और विहार झीलों के टेल वाटर डिस्चार्ज का संगम है, यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है। अतः उत्तर होगा केवल एक। द हिंदू में आई हुई खबर है, वी आर ट्राइंग टू रिजुविनेट मीठी दहिसार अदर रिवर्स इन मुंबई। तो मुंबई की मीठी रिवर, दहिसार और भी जो नदियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीठी नदी सालसेट द्वीप में स्थित, जिस पर मुंबई शहर स्थित है, इसे माहिम नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर देखिए दे दिया था तुलसी ये नदी है, यहाँ पर बह रही है। जबकि विहार और पोवई नदी, तो इससे जो है टेल वाटर डिस्चार्ज का यह संगम है, यह एक मौसमी नदी है। पवई, साकीनाका, कुर्ला, कलिना, वकोला, ये सब होते हुए अरब सागर में यह जाकर देख रहे हैं ना, माहिम क्रीक में जाके यह गिर जाती है।
अब बढ़ते हैं हाल ही में समाचारों में रहे सेमेरू पर्वत। यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। यह इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं पूर्वी जावा द्वीप, इधर मेरापी द्वीप होगा। यह सब ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित द्वीप हैं। तो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से 14 लोगों की मौत, 11 गांव क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और ये देख सकते हैं इंडोनेशिया है, इसकी कैपिटल जकार्ता। हालांकि अब पलंकारिया 2024 तक घोषणा हो चुकी है, तो वह यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जल संधि है। यहाँ से ग्रेट चैनल, यही बंदा आशे प्रांत है, भारत से अलग होता है। तो यहाँ पर यह सुमेरु पर्वत पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। तो यहाँ पर भूगर्भीय सर्वेक्षण केंद्र के प्रमुख ने बताया है कि तूफान और कई दिनों तक बारिश होने के कारण 3676 मीटर ऊंचाई पर सेमेरू पर्वत पर ज्वालामुखी फटा है। और आपको जैसा कि पता ही है कि ज्वालामुखी यानी यहाँ पर ये क्रेटर है, तो यहाँ से अंदर लावा, गैस, वाष्प, मैग्मा ये सब बाहर आने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो इसी तरह से यह छोटा मुंह जो होता है क्रेटर कहलाता है, और यही जो विस्फोट होकर के बड़ा आकार हो जाता है तो उसी को काल्डेरा कहते हैं। और याद हो तो यहीं जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में यहीं पर लेक टोबा है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा लेक भी है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख नागा जाति समूहों में से एक है। यह अरुणाचल प्रदेश में वांचोस के रूप में जाने जाते हैं। यह प्रतिद्वंदी जनजातियों पर हमला करने के बाद हेड हंटिंग यानी दुश्मनों के सिर को काट कर अलग करने के अभ्यास को छोड़ने वाले अंतिम थे। तो यह तीनों कथन किस जनजाति के बारे में वर्णन कर रहा है? तो दोस्तों यह कोन्याक जनजाति है। तो कोन्याक जनजाति अरुणाचल प्रदेश इधर म्यांमार है, तो यहाँ पर यह जनजाति पाई जाती है कोन्याक जनजाति, और इसके राजा को अंग कहा जाता है। तो यह इसका राजा जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि 60 रानियां, इसकी 60 पत्नियां होती हैं, और यहाँ पर यह 75 गांव का एक अंग होता है जिसका राजा होता है। तो अभी भी यहाँ के राजा अंग नगे वांग उनका नाम है। तो यह जो है कहा जाता है कि यह भोजन म्यांमार में करते हैं और रात्रि में सोने के लिए भारत आते हैं। तो इनको दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, इनके लिए कोई वीजा, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हेड हंटर्स होते हैं। इनके घरों में जो है नरमुंड टंगे होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है। तो और यह जो है 1960 के बाद धीरे धीरे इस पर कंट्रोल हुआ। तो यह इसके बारे में यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। कोन्याक जनजाति की संख्या उन्हें शांति वार्ता के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि नागालैंड के मोन जिले के ओंटिंग गांव में शनिवार शाम 6 नागरिकों की हत्या के बाद हुई हिंसा के केंद्र में, जिसके कारण 8 कोन्याक नागरिक मारे गए हैं। तो लगभग 3 लाख की आबादी के साथ कोन्याक का निवास क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है, साथ ही म्यांमार में भी एक बड़ी आबादी है। तो कोन्याक को नागालैंड में सबसे उग्र योद्धा जनजातियों में से एक के रूप में माना जाता है, और इन्हें हेड हंटर्स भी बुलाया जाता है। तो यह नागालैंड में मोन एकमात्र जिला है जहां अलगाववादी समूह NSCN मुख्य रूप से कोन्याक के प्रतिरोध के कारण आधार शिविर स्थापित करने में सक्षम नहीं है। तो इस तरह से कहा जा रहा है नागालैंड सरकार को यह डर है कि जब तक कोन्याक लोगों को शांत नहीं किया गया, यह घटना शांति प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। वर्षों से नागालैंड के पूर्वी जिले सोम सहित एक अलग फ्रंटियर नागालैंड राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है पक्षपातपूर्ण विकास, यानी इन दूरस्थ जिलों में बहुत कम विकास कार्य किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोन जिला है, इसी में यह जो गांव है जो राजा कोन्याक का राजा रहता है वह है लोंगवा गांव है। तो यहीं के राजा हैं, उनका नाम है नगो वांग। तो यह जो है इनके 60 रानियां हैं। अभी भी कहा जाता है कि इनका जो सबसे बड़ा बेटा है म्यांमार की आर्मी में है। तो इस तरह से दोहरी नागरिकता है इन जनजाति। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की। भारतीय मौसम का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डायपोल, इसे कहा जाता है हिंद महासागर द्विध्रुव, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो इंडियन ओशन डायपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेष, यहीं पर यह गलत हो जाता है। नाम ही इसका है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर द्विध्रुव।
और दूसरा है आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती। ये कथन एकदम सत्य है, अतः केवल 2 सही होगा। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन जो डाइपोल है, इसका जो है ये 3 प्रकार से होता है। एक तो तटस्थ होता है जिसमें सामान्य मानसून होता है, एक सकारात्मक होता है जो कि यह मानसून के लिए लाभदायक होता है, इसे भारत का नीनो भी कहा जाता है, एल नीनो नहीं नीनो कहा जाता है। और नकारात्मक में क्या होता है? भारत के क्षेत्र में सूखा पड़ता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सकारात्मक में वार्मर देन नॉर्मल, यानी यहां पर अधिक गर्म हो जाता है सामान्य से, और इधर कूलर देन नॉर्मल। इसी की जब अपोजिट हो जाता है तो नकारात्मक आईओडी हो जाता है। तो सकारात्मक आईओडी भारतीय मानसून के लिए लाभप्रद होता है, जबकि नकारात्मक आईओडी यह नुकसानदेह होता है, सूखा का आगमन का कारण होता है। तो यहां पर यह प्रकार है, तीनों में मैंने बताया, इसमें सामान्य मानसून रहता है, नकारात्मक में सूखा पड़ जाता है यानी एल नीनो प्रभाव डाल देता है, और सकारात्मक में जो है यहां पर वर्षा होती है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आज का तथ्य में, हाइपरसोनिक हथियार। ये अभी द हिंदू में आई हुई खबर है। तो हाइपरसोनिक हथियार क्या होते हैं? यानी ध्वनि की गति 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाले हथियार को हाइपरसोनिक हथियार कहा जाता है। अगर यह हथियार समुद्र से कुछ ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। तो हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो, यानी यह पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। तो इस तरह से कितने प्रकार के होते हैं? तो जनसामान्यता 2 प्रकार के। पहला है ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाले, दूसरा है क्रूज मिसाइल। तो अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है, जिसके पीछे छोटी मिसाइल लगाई जाती है और फिर उसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मिसाइल क्या होता है? अलग हो जाती है, और उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करता है। और किन देशों के पास हाइपरसोनिक हथियार हैं? तो चीन, अमेरिका, रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं उसमें हमारा देश भारत भी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, उत्तरी कोरिया। तो रूस के पास एवन गार्ड हाइपरसोनिक हथियार है जिसे आईसीबीएम मिसाइल में लगाकर छोड़ा जाता है, और 2019 में ही इसको शामिल किया था। चीन के पास संभवतः 2 हाइपरसोनिक हथियार होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें एक DF-17 और DF-ZF है। चीन ने अगस्त में एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जबकि रूस ने घोषणा की उसने अक्टूबर की शुरुआत में एक सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जबकि यूएस के पास सक्रिय हाइपरसोनिक विकास कार्यक्रम है। और भारत के पास क्या यह हथियार है या नहीं? तो सीआरएस के अनुसार भारत में लगभग 12 हाइपरसोनिक पवन सुरंगों का संचालन करता है और 13 मैक तक की गति का परीक्षण करने में सक्षम है। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है, उसका परीक्षण भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल्स कहते हैं, यानी HSTDV। तो हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से लेकर 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। तो भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा, और इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। यह मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर अटैक करेगी, और इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से भी दागा जा सकेगा। तो यह जो है ऐसा माना जा रहा है कि यह मिसाइल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी, और HGV हाइपरसोनिक
ग्लाइड व्हीकल, यानी भारत का यह पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। फिलहाल यह कॉन्सेप्ट के स्तर पर है और यह इसका आधिकारिक नाम HGV-202F रखा गया है। तो इस तरह से यूएस, चीन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के साथ साथ दुनिया भर में बिगड़ती भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए हाइपरसोनिक हथियारों का ध्यान केवल अधिक देशों को उनके डिजाइन और विकास में महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए निर्धारित है। तो यही कारण है कि यह सब देश आगे बढ़ रहे हैं, हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ मची हुई है। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।